बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, समुद्री तूफान बाइपर जॉय पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और इत्तलात के मुताबिक कराची से 410 किलोमीटर और ठट्टा से 400 किलोमीटर के फासले पर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के मुताबिक जब ये समुद्री तूफान हमारे साहिली इलाकों से टकराएगा तो 60,000 से ज़्यादा अफराद इससे मुतासर होंगे, इसलिए अफराद की वहाँ से मुंतकिली का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और हमारी सिविल जो इदारे हैं वो इस इनखला में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज इस हवाले से इस अज़म का इज़हार किया कि तमाम तर वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। ये जो कुदरती आफत पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है, इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान साहबा की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जिसमें वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, वज़ीर खुराक तारिक बशीर चीमा साहब, सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदगान, चेयरमैन NDMA और तमाम मुतल्लिका जो इससे डिपार्टमेंट मुंसलिक हैं वो इस पर मुश्तमिल हैं। एक तो हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये जो तूफ़ान आ रहा है, साइक्लोन है समुद्री, जिसे बाइपर जॉय का नाम दिया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या मुमकिन ख़तरात हैं और हुकूमत इस सिलसिले में क्या इंतजामात कर रही है, चाहे वह वफाकी हुकूमत है या सिंध हुकूमत है। दूसरी तरफ आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहकीकात के दौरान जो कत्ल पर अपने कत्ल के इल्ज़ामात लगाए थे मुल्क की अस्करी क़यादत पर, उस हवाले से वो कोई सबूत नहीं दे सके। पूछा गया कि कत्ल के मंसूबे का किसने बताया, तो जवाब आया कि नाम याद नहीं, भूल गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनकी इस सिलसिले में वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं उससे उन्होंने तरदीद नहीं की। आपके इल्म में है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए थे और उनसे 9 मई के और जो उन्होंने कत्ल के अपने कत्ल के हवाले से मुबैना इल्ज़ामात आयद किए थे और पाक फ़ौज के सर्विंग जनरल के हवाले से भी उन्होंने नाम लिया था बार कैफ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि इसका जो है वो कुछ सबूत मेरे पास नहीं है। साथ में उन्होंने कहा वज़ीर दाखिला ने कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो एक मुनज़्ज़म साजिश थी और बगावत की कोशिश की गई थी। जो लोग किरदार इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाएगी। इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर जैसे हमने कल रूसी खाम तेल की बात की थी कि वो पहुँच गया है, आज वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अवाम जल्द इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जो रूस का तेल पाकिस्तान पहुंचा है 45,000 मेट्रिक टन, एक कंसाइनमेंट आई और दूसरी भी आ रही है और उनका कोशिश हुकूमत वक्त की यह है कि अवाम पे जो महंगाई का बोझ है उसे कम किया जाए। बजट भी ज़ेर बहस है, तमाम नुकात का अहाता करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ हमसे करा देते हैं। फ़याज़ुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। मुशर्रफ नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है सर, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहब ने, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, मेंबर सिंध असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया। DG MET ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। साहिबजाद खान साहब हैं, डायरेक्टर जनरल MET ऑफिस हैं, जिनसे हम ये जो समुद्री तूफ़ान है इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे। कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कामरान यूसुफ साहब ने ज्वाइन कर लिया बज़रिया स्काइप वीडियो लिंक, मारूफ तज़ियाकार हैं, मुल्की सियासत, मईशत और दिफाई उमूर पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। आपका भी शुक्रिया। मैं आप लोगों की इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ अगर हम कराची से कर लें, चूँकि शर्मिला फारूकी साहबा ज़ाहिर बात है जैसे मैंने बताया 400 किलोमीटर की दूरी पे है समुद्री तूफ़ान। शर्मिला साहबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। आज मुराद अली शाह साहब ने इस हवाले से बात भी की और जाहिर सी बात है लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पाई जाती है समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय के हवाले से। साइक्लोन है जो कि बढ़ रहा है सिंध के जनूब में और बलूचिस्तान के इलाकों को भी हिट करेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब तक क्या आप इब्तदाई मालूमात हैं आपके पास, इस सिलसिले में क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि साहिली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, कराची के हवाले से भी कुछ इस हवाले से स्टेप्स लिए गए हैं। शर्मिला साहिबा। जी अनवार साहब, देखिए ये जो साइक्लोन है ऑफ कोर्स ये अनप्रेडिक्टेबल है और इंटेंस है। अब इसने रुख कराची की तरफ से तो हटा लिया है, लेकिन जो इसके असरात हैं वो पूरी जो साहिली पट्टी है, जी, खुसूस सुजावल, उसको बहुत ज्यादा मुतासर कर रहा है।
अच्छा, सजावल ठट्टा वगैरह में जो वजीर आला साहब का विजिट भी हुआ था और उसमें मुंतखब नुमाइंदे भी उसके साथ थे और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की पीडीएमए भी उसके साथ थी। वहाँ पर वॉलंटरी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। देखिए, हमें ये नहीं देखना कि हमने कि खुदा ना खास्ता साइक्लोन आता है या नहीं आता तो ये जो तेज हवाएं या तेज बारिशें होती तो उसके नतीजे में क्या नुकसान होंगे। हमें अपना काम करना है। हमने लोगों को सबसे पहले तो लोगों को महफूज मकामात पे पहुंचाना है। तो लोगों की इवैक्यूएशन वहाँ से ऑलरेडी आज सुबह शुरू हो गई है और आज रात तक कंप्लीट भी हो जाएगी। जहाँ तक कराची का हवाला है, अगेन कराची के ऊपर आपको पता है कि साहिली पट्टी पे 144 सेक्शन 144 लगा दिया गया है जी। दूसरी चीजें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची में कल या परसों डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी एक क्लाउड बर्स्ट होगा। वो तकरीबन कोई आधे घंटे का होगा और उसमें खतरा ये है कि शायद अर्बन फ्लडिंग हो। अच्छा, अब देखिए अगेन क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, उसके मनफी असरात हैं, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, तो ये हम एक्सपेक्ट करें। लेकिन उसके लिए हमने तमाम चीज़ों की तैयारी कर रखी है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो इमरजेंसी हेल्पलाइंस हैं, जो साहिल के नज़दीक जो लोग हैं, सीडीओ हैं और जो तरक्षा हैं, वहाँ पर डीएचए ने इटसेल्फ जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी उन्होंने वॉलंटरी लोगों को नोटिस दिया है कि अगर आप महफूज मकामात पे जाना चाहते हैं, इवैक्यूएशन करना चाहते हैं तो आप करें। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी कोई सच इमरजेंसी नहीं है कि जी फोर्सफुली इवैक्यूएट किया जाए। तो लेकिन जाहिर बात है लोगों को प्री वॉर्न करना है, लोगों को बताना है कि आप अपनी जो सामान है या जो जरूरी कागजात हैं या जो वैल्यूबल्स हैं उनको संभाल लें। और अगर आप वॉलंटरी तौर पे इवैक्यूएट करना चाहते हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक 17 तारीख तक ये मसला टल नहीं जाता, ये खतरा टल नहीं जाता, ये इनको बता दिया गया है। बट वी आर होपिंग कि अल्लाह खैर करेगा और वो जो एक डर था कि साइक्लोन विल हिट द कोस्टल एरियाज वो अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए हमेशा तेज बारिशें होंगी जी और तेज हवाएं होंगी और जाहिर बात है उससे नुकसान हो सकते हैं। ओके, शर्मिला साहब मेरे साथ रहेगा। मैं चाहूँगा डीजी मेट साहब आप जरा हमारे को बताइएगा इस साइक्लोन के हवाले से। पहले बताया जा रहा था कि इसकी बहुत शदीद इंटेंसिटी है, अब बताया जा रहा है कि शदीद है। और जैसे शर्मिला साहब ने बताया कि कराची से रुख मोड़ा है, लेकिन जो सजावल है, ठट्टा है और माड़ा है और जो दीगर हमारे इलाके हैं वो उनको हिट होंगे। और कराची में क्लाउड बर्स्ट की भी उन्होंने बात की। कुछ रोज़ कबल हफ्ता एक पहले खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी तेज़ हवाएं चली थी कि 20 के करीब अफराद जो है जान की बाजी हार गए। लकी, मरवत और करक, और चूँकि मेरा अपना ताल्लुक भी जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ कभी ऐसी हवाएं तेज़ नहीं चली, लेकिन इतनी तेज़ी से चली कि अमवात वाक़या हो गई। तो बताइएगा ये क्या चेंज फिनोमेना है? जी, पहली तो बात यह है कि आजकल आप देख रहे हैं पिछले साल हम जो क्लाइमेट चेंज के कितने इफ़ेक्ट से गुजरे हैं। यानी जनवरी में मरी का इवेंट हुआ, उसके बाद हीट वेव, फिर ग्लाफ का फिनोमेना हुआ, फिर उसके बाद एक्सेप्शनली आप कह सकते हैं कि हाई मानसून हमारे पास आ गया। लेकिन इनकी प्रेडिक्शन हम करते रहे हैं कि जी ये चीज़ इस दफ़ा होने वाली है या ये होगा। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जी ये क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट ये है कि जी ये फिनोमेना भी, या 2-3 महीने से आप देख रहे हैं मई आपका बड़ा गर्म महीना होता है, जून उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर्स होते हैं। जी। लेकिन आपने देखा है कि मई के महीने में इस दफ़ा बड़ा ठंडा गुजरा है और जून भी ये इतना वो नहीं हुआ गर्म के जो होना चाहिए था। ये एक महीना पहले हमने जब मानसून की कंटीजेंसी, वो एक फोरकास्ट होती है कि जी आने वाले दिन मानसून के कैसे होंगे, फोरकास्ट की, तो उसमें हमें ग्लोबल इम्पैक्ट्स जो मिले या ग्लोबल फिनोमेनाज जो नोट किए गए, उसके मुताबिक हमने देखा कि जी हमारे एक तो आपने सुना होगा कि अल नीनो ला नीना वो हमारी मानसून को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा एक हमारे पास होता है कि जी ये इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट होती है। यानी जैसे इक्वेटर के ऊपर आपके पास सूरत हाल जो पानी टेम्परेचर हाई होगा, येलो होगा, तो उसमें एक चीज़ जो वाज़े नोट की गई, उसमें ये देखा गया कि हमारे इंडियन ओशन मुख्तलिफ उसमें आ जाते हैं। अरेबियन सी आ गया, खलीज बंगाल आ गया, इस तरह आपको खलीज अदन मिल गई, ये उसके मुख्तलिफ पार्ट होते हैं। अब उसमें जो हमारे मॉडल्स हैं उनमें देखा ये गया कि अरेबियन सी जो होगा पार्ट वो ज़्यादा गर्म होगा, खलीज बंगाल जो है वो तकरीबन कूलिंग फेज़ में होगा।
तो जब ये सिचुएशन हमने देखी या उसका एनालिसिस किया तो हमारी फोरकास्ट जो निकली वो ये थी कि इस साल मानसून जो है इतनी एक्टिव नहीं होगी जितनी पहले होनी चाहिए, यानी बिलो नॉर्मल, या अगर होगी तो शायद नॉर्मल के करीब पहुंच। ये साइक्लोन के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूं, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, अब उसका इम्पैक्ट जो मैंने आपको वो इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट्स का बताया कि जब अरेबियन सी गर्म होगा तो उसके हमने इम्पैक्ट्स में देखा कि जी यहाँ पे फिर साइक्लोन आएंगे। अच्छा, ठीक है, आएंगे। हाँ, मतलब इसके अलावा भी खुदा न खास्ता आ सकते हैं। ये दूसरा है, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले ये इसका नाम वाइपर जो है ना, तो वो मोखा था, उसका नाम मोखा था, वो उधर ही खत्म हो गया, 2-3 दिन वो बना तो वो खत्म। वो कहाँ आया था? वो इसी में अरेबियन सी में ही था। अच्छा, अब ये जो है 5 जून को इस लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ। अगले दिन हमने 5 को फोरकास्ट दे दी कि जी ये चीज़ समुंदर में बन गई है, कराची से 1600 किलोमीटर जनूब में है, और ये कल तक जो है देखते हैं कि जी ये हो सकता है कि जी डिप्रेशन बन जाए। डिप्रेशन के बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है तो साइक्लोन बन जाता है। ये हमने पहले दिन ही इसको कर दिया कि जी ये चूँकि एक फिनोमेना होता है, समुंदर हमारा गर्म है, तो हमने ये प्रेडिक्शन इसकी कर दी। और फिर वही हुआ कि जी अगले दिन ये डिप्रेशन में हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद 6 घंटे के बाद इसकी और इंटेंसिटी जो है अभी कब आके टकराने के है? 400 किलोमीटर पे कराची। अभी जो है कल इसका जो है वो सूरत हाल ये बनेगी कि कल किसी वक्त भी ये टर्न लेगा तो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ भी आप देख लें, किसी को अगर आप जा रहे हैं किसी स्ट्रेट वे पे टर्न लेते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये जो प्रेडिक्शन हमारी है या मॉडल बता रहे हैं कि अगर टर्न कर गया तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा डाउन भी होगा। तो उसके बाद इसकी इंटेंसिटी में बतदरीज जो है मैं कह सकता हूँ कि जी कमी आनी शुरू हो जाएगी। मुमकिन खतरात हो सकते हैं? मुमकिन खतरात तो ये है कि जी अब चूँकि ये डेली 7-8 किलोमीटर फी घंटा से रफ्तार से जा रहा है, कल ये होगा कि जी टर्निंग ले ली इसने, अभी ये भी टर्निंग पे भी है कि जी टर्न ले लिया इसने, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा हो गया और फिर ये हिट करेगा हमारे पाकिस्तान के केटी बंदर और गुजरात के दरमियान के इलाके जो हैं। लेकिन इसके असरात चूँकि पेरिफेरी इसकी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, तो ये फिर इफ़ेक्ट काफ़ी एरिया तक करेगा। अगर स्ट्रेट वे हुआ तो फिर और ज़्यादा कि जी इसके सामने सीधा कराची आ रहा है। लेकिन मॉडल हमें यही बता रहे हैं कि ये कल जब टर्न करेगा तो कराची से थोड़ा सा एक मुख्तसर से बताएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज कमेटी बनाई, आप बता रहे थे कि उसमें आप शरीक थे, जो मीटिंग हुई है, बिल्कुल उसमें इख्तिसार से बताइए, मैं शेख साहब के पास जाऊंगा। बिल्कुल जी, उन्होंने कमेटी बनाई और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर साहब का। मेट ऑफिस भी उसमें शामिल है? मेट ऑफिस को भी उन्होंने शामिल किया है। और हम इस मामले में हमारा जो है कराची में एक हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर है, वो बाकायदा 6-6 घंटे की, आज तक हम 16 वार्निंग्स इशू कर चुके हैं। तो वो हर वक्त हमारी मुख्तलिफ जितने भी दोबारा लौट के तो शेख फैसल सर, आपने देखा है कि जो क्लाइमेट चेंज है पाकिस्तान उसकी ज़द में है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो वर्स्ट इफेक्टेड है क्लाइमेट। और लास्ट ईयर जो हमने देखा 100 किलोमीटर की झील बन गई थी सिंध में, और हम भी वहाँ गए थे, इलाकों के दौरे भी किए। जनूबी पंजाब में हिल टॉरेंट्स जो हैं वो उनसे सैलाब की सूरत बन गई। आप समझते हैं अब जो भी मौजूदा हुकूमत या इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत आती है, क्लाइमेट चेंज हमारी तरजीहात में सफ़े अव्वल में होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और इस वक्त भी है। आपने देखा कि बहुत ही अर्ली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मेयर्स लिए और उन्होंने मुराद अली शाह साहब को फ़ोन करके कहा कि हमारे तमाम वसाइल जो हैं वो आपके साथ हैं। और जैसे कि आज ये बता रहे थे डीजी साहब कि उन्होंने मीटिंग भी ली है और एक कमेटी भी बना दी है और खुर्रम दस्तगीर साहब को पाबंद किया है कि वो साहिली इलाकों में रहेंगे ताकि बिजली की फराहमी को कोशिश मुनक़ते ना हो और उसकी सप्लाई को बहाल रखा जाए। तो हुकूमत पूरी तरह कॉन्शियस है इस मामले में। बाकी ये एक खुदाई आफत है और हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि कौम मिलकर इत्तेहाद के साथ, इंतशार के साथ नहीं, इत्तेहाद के साथ मिलकर इन मसाइल का मुकाबला करे। सर मेरा नुक्ता ये था कि हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव कैसे हो सकती है? ये तो एक साइक्लोन आया, एक फिनोमेना बन रहा है, अब उसके लिए हम रिएक्टिवली मेजर्स ले रहे हैं।
प्रोएक्टिवली कैसे इसको फोरकास्टिंग करके उसके तहत मेजर्स लिए जाएं, क्योंकि अब ये लगता है अनफॉर्चुनेटली ये फिनोमिना रहेगा, जैसे मैंने बताया इतनी तेज हवाएं चली कि 20 लोग फौत हो गए उससे। आप सही कह रहे हैं कि पिछले साल भी हमने इसको फेस किया है और बड़ा जानी नुकसान और माली बेतहाशा नुकसान हुआ है। 31 अरब डॉलर का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और खासकर साउथ पंजाब और सिंध तो बिल्कुल ही, और काटन की फसल हमारी बर्बाद हो गई और अरबों डॉलर का हमें नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सर। खैर बलूचिस्तान में तो फसलों का इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली लोगों के घरों का नुकसान हुआ, लोगों की जानों का नुकसान हुआ, और वो भी कीमती नुकसान है जी। तो बहरहाल हम सबको मिलकर इस पे सोचना भी चाहिए, और गवर्नमेंट सोच रही है इस पे, और इस पे आप देख लें कि वो मेजर्स भी ले रही है कि इसको किस तरह इनका मुकाबला किया जाए। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हम करम करेगा, हमारी मदद करेगा, और इन जो कुदरती आफात है हमसे उनसे निपटने की हमें सलाहियत भी देगा और हिम्मत भी देगा। कामरान यूसुफ साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है अभी हम बजट डिस्कस हो रहा है, हुकूमत का एक विजन होता है, उसमें अहदाफ रखे जाते हैं। ये जो सर ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, जैसे अभी डीजी मेट साहब बता रहे हैं कि जो इस तरह ये इवॉल्व हो रहे हैं साइक्लोन्स, और इससे पहले एक आ चुका है, लास्ट ईयर की तमाम सूरत हमारे सामने है, बहुत ही दिलखराश मनाजिर थे, ह्यूमन ट्रेजिडी बनी। ज़ाहिर बात है हम नेचर से फाइट तो नहीं कर सकते, उस इम्पैक्ट को कम से कम कर सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप समझते हैं अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारा नेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज का जो है वो एक बहुत उसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, कलीदी अहमियत मिलनी चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले सालों में बाकी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर बहुत से हमारे मसाइल होंगे, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज वाला मामला है, मुझे लगता है कि ये बाकी तमाम इश्यूज को एक टाइम आएगा कि ओवरशैडो कर जाएगा, क्योंकि हमारी जो सर्वाइवल है अब शायद इसके ऊपर लगी हुई है। जैसे अभी डीजी मेट ने भी आपको बताया कि अगर 1-2 सालों के अंदर आप देखें इतने वाकयात हुए, मसलन जो पिछले साल का डेवस्टेटिंग फ्लड था, मैं खुद सिंध में कवर करने गया तो अनबिलीवेबल था, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि जिस बड़े लेवल पे तबाही थी, और लोगों ने वहां पे यही कहा कि इस तरह की बारिश उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। और अब ये जो चीजें आ रही हैं, 2 तरह की चीजें हैं, मसलन एक तो कुदरत के साथ आप लड़ नहीं सकते, मसलन जो साइक्लोन आ रहा है उसको आप रोक तो नहीं सकते, उसमें तो चले हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जहां तक हमारा अपना किरदार है कि हम जो भी अगर खुदा ना खास्ता डैमेज होता है उसको कितना मिनिमाइज कर सकें या उसको प्रीएम्प्ट कर सकें, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। ये तो लग रहा है कि गवर्नमेंट, तमाम अथॉरिटीज बड़ी सीरियस हैं। आज हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं और जो एनडीएमए के चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची में जो कोर कमांडर हैं वो मीटिंग चेयर कर रहे थे, फिर प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की। ऑन द फेस ऑफ इट तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट और जो तमाम अथॉरिटीज हैं बड़ा एक्टिव हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि जब कल या अगले 24 घंटे में ये साइक्लोन हिट करेगा तो हमारी उस वक्त क्या तैयारी है। आई थिंक इसमें जो हमारा एज अ कौम जो किरदार है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी मीम्स मजाक किया तक तो वो ठीक लगती हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि जी बाइपर साइक्लोन आ रहा है तो लोग ये वो मजाक कर रहे हैं कि शायद कराची की आवाम जो है वो सी व्यू की तरफ रुख कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक आवाम को भी बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। इसके लिए हमें आई थिंक ये एक साइक्लोन अल्लाह करे कि ये जो खतरा है ये टल जाए, लेकिन इस तरह के खतरात हमें आते रहेंगे। और इसके लिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आई थिंक ये टॉप 3 जो प्रायोरिटीज हैं इन फ्यूचर, हमें उसमें ये क्लाइमेट वाला जो मामला है इसको रखना पड़ेगा। मैं आप शर्मिला साहब, सूबाई हुकूमतें हैं बहुत से हमारे सब्जेक्ट्स, और हम ये बजट पे डिस्कस कर रहे हैं कि एनएफसी में 60% जो है वो तो शेयर सूबों को चला जाता है। ज़ाहिर बात है ज़्यादातर अवाम वहाँ बसती है, और फेडरल के पास तो जो है वो इतने बजट जो है वो है सही, लेकिन उतनी गुंजाइश ही नहीं। उसमें डिफेंस बजट है, पेंशन्स हैं, तनख्वाहें हैं, और बहुत से खसारे हैं, बैरूनी कर्जे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सिंध बहुत इफेक्ट हुआ, अभी भी सिंध की जो साहिली पट्टी है वो वनरेबल है साइक्लोन्स के लिए, और जैसे कामरान ने भी कहा, हम भी गए थे, हमने देखा लाड़काना है, खैरपुर है, बुरी तरह मुतासिर हुए थे, और दीगर जो इलाके थे वो सैलाब से। हुकूमत सिंध और सूबाई हुकूमतें कितना सीरियस ले रही हैं इस क्लाइमेट चेंज को? जाहिर बात है आपकी और बहुत से डेवलपमेंट काम होते हैं, लेकिन ये तमाम डेवलपमेंट को पानी, उस पर जिसे कहते हैं पानी फेर देते हैं जब इस तरह के डिजास्टर्स आते हैं। देखिए अनवार साहब, अब दिस इज अ रियलिटी एंड इट्स नॉकिंग एट आवर डोर। पहले हम बात करते थे माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात, लेकिन अब वो असरात सामने नजर आ रहे हैं जी। जो तबाहकारियां हो रही हैं माहौलियाती तब्दीली की वजह से, उसने तो पाकिस्तान में तबाही मचा दी है, बिलखुसूस सिंध के अंदर जी। पिछले साल ही हमारे बजट पे 100 अरब रुपए का मजीद बोझ आया, बिकॉज
जाहिर बात है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सैलाब आया, बारिश होने के नतीजे में सैलाब आया, तो लोग बेघर हो गए। तो अब हमें अपने बजट में और हमें अपनी जो तैयारियां हैं उसके अंदर इन चीज़ों को बिल्कुल शामिल करना पड़ेगा कि हम आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से माहौलियाती तब्दीली के जो मनफी नताइज जो असरात आ रहे हैं उनसे किस तरीके से डील करें। अब जो हम घर बना रहे हैं सिंध के अंदर 20 लाख घर, और इस साल बजट में हमारा हदफ है 3.5 लाख घर बनाना, वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं, वो फ्लड रेजिस्टेंट हैं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम घर बनाते जाएं और फिर खुदा न खास्ता शदीद बारिशें हो या सैलाब हो, जल्जले आए और ये घर गिरते जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए डोनर फटीक हो गई और सिंध के पास, पाकिस्तान के पास सेल्फ इतने वसाइल नहीं है कि हम, क्योंकि देखिए ना माल मवेशी भी खत्म हो गए, आपकी फसलें भी तबाह हो गई, स्कूल भी खत्म हो गए, सब चीजें खत्म हो गई। तो ये हमें को मद्देनजर रख के आगे की तैयारी करना है। इसी तरीके से आप देखें कि एक चीज होती है क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात, सैलाब आ गया, बारिशें हो गई, लेकिन जब वो पानी वहां से हटता है तो फिर वो बीमारियां छोड़ जाता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस आ जाती है। उससे किस तरीके से डील करना है, लोगों को किस तरीके से मजीद सेहत की सहूलियात देनी, ये चीजें अब हमारे बजट में मौजूद हैं और इसके ऊपर हम बड़े प्रोएक्टिवली सोचते हैं। आपको पता है अगेन क्लाइमेट फंड का जो इनेकाद हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी काविश है, शरी रहमान साहबा की बड़ी काविश है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये हम तमाम वल्नरेबल ममालिक के लिए जो दुनिया भर में मुतासर हो रहे हैं। कहीं पर आप देखें कि फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो ये दुनिया भर इससे मुतासर हो रही है। दिस इज अ रियलिटी नाउ। तो हमने तो इसमें इस बजट के अंदर भी ऐसी तमाम वो चीजें रखी हैं कि हम किस तरीके से इन चीजों से डील कर सकें। और पीडीए में, एनडीए में जो हमारे यहाँ के जो इदारे हैं, इनको प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा, जिस तरह आपके मेहमान भी कह रहे हैं, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इंटेंस। तो जब एक अनप्रिडिक्टेबल होती है तो जितनी भी आप तैयारी करें शायद वो उसके लिए कम होती है। ठीक है, ये आपने अहम नुकता उठाया। मैं चाहूंगा डीजी मेट साहब, इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे जल्जलों के बारे में तो मेरे ख्याल में शायद कहा जाता है कि उसको यू कांट प्रिडिक्ट अबाउट दी अर्थ को कब आएगा और कितनी मैग्नीट्यूड का होगा। साइक्लोन के बारे में भी ऐसा ही है या फ्लडिंग के हवाले से भी ऐसा ही है? मैंने आपको बताया ना कि ग्लोबल फिनोमेनाज जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी प्रेडिक्शन तकरीबन कर रहे हैं हम। यानी मैंने आपको बताया ना कि अल नीनो ला नीना की सिचुएशन उसकी हो रही है और इसकी इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट्स की भी हमने बताया ना कि जी पहले हमने बताया है। और फिर ये दो हिस्से थे कि अरेबियन सी और क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर जब फ्लडिंग आई थी, खुर्शीद साहब को मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था बारिशें होंगी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि इतनी ज्यादा बारिशें होंगी कि सैलाब आ जाए। देखें अभी हमने जो फोरकास्ट की है ना, मानसून फोरकास्ट की है, ये फोरकास्ट ग्लोबल फिनोमेनाज पे होती है। 3 महीने हम पहले दे देते हैं कि सीजन इस दफा की मानसून जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल बिलो नॉर्मल बल्कि हमने जो उसकी की है। अब उसके बाद क्या होता है कि जी आपके रीजनल फिनोमेना या लोकल फिनोमेनाज उनकी भी इंटेंसिटी होती है। ठीक, पिछले साल क्या हुआ था कि जी आपका जो एक लो प्रेशर एरिया बनता है बलूचिस्तान के ऊपर और जो वो उस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट ज़्यादा करता है, वो बहुत ज़्यादा शदीद था। यानी बलूचिस्तान के ऊपर मानसून के लिए हम कहते हैं कि जी एक वो लो बनता है, सीजनल लो बनता है, और वो एक्चुअली वही एक्टिव होके वो पूरे वो आपके साउथ ईस्ट समुंदर से वो हवाओं को, मॉइस्चराइज्ड हवाओं को खींच रहा होता है। ठीक है, अभी तक वो बिल्कुल वीक है। अभी आपने देखा होगा कि जी आपके पास ओले पड़ रहे हैं, जी झालाबारी हो रही है, झालाबारी हो रही है। यानी इसका मतलब है कि आपका अपर एटमॉस्फेयर जो है अभी कूलिंग फेज में है। वेस्टर्ली वेव्स जो है वो ज़्यादा आपके पास भारी हैं। मानसून जो है आज जो है वो केरला से टकराया है। यानी आप कह लें कि 13 दिन लेट है जो उसकी वो इंडिया में स्टार्ट होना था। तो उनकी बेसिस पे जब हमने वो देखा ना कि जी ये हमारा अरेबियन सी ये हॉट फेज में है या पॉजिटिव उसके टेम्परेचर वहाँ पे हाई है, तो ये चीज़ जो है ना वो हमें बता रही थी कि या कुछ ना कुछ बनेगा। ये साइक्लोन ही बनते हैं जब समुंदर पे वो कोई हीट लो बनता है या कोई गर्म होता है तो साइक्लोन ही बनते हैं नॉर्मली। ओके, इसी आप लोगों ने उसको तमाम किया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया साहबजाद खान साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बताएंगे तो ये बहुत अहम इशू है, इसलिए हमने इसको शुरू में टेक जो मुल्क की सियासत है और जो मैंने आपको चेयरमैन PTI के जो GIT के सामने पेशी है और उसकी जो तफसीलात आज वज़ीर दाखिला सामने रख रहे थे उस पर गुफ्तगू करेंगे। दीगर और सियासी मौशी मामलात हैं उस पर ज़ेर बहस लाएंगे। एक छोटा सा वक़्फ़ा लेते हैं, उसके बाद दोबारा लौट के आते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। शेख फैज साहब, सर ये बड़ा सीरियस एक और मामला है। आज राना सनाउल्लाह खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपके इल्म में है, वो उन्होंने बड़े अजीब किस्म के नाम भी रखे हुए थे और वो हर अपनी तकरीर में कहते थे, जो उन पे फायरिंग भी हुई थी, कि इसकी मनसूबा साजी में एक सर्विंग जर्नल है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, वज़ीर दाखिला साहब का, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लेते थे। GIT में उन्होंने इस हवाले से कहा कि उनके पास कुछ सबूत नहीं है और जिन्होंने उनको बताया था कि ये साजिश बुनी गई है उनका नाम भूल गए हैं। तो क्या कहेंगे सर शेख साहब इस हवाले से? फिर भाई मेरे ये उनका वतीरा है, उनकी आदत है या शुगल है कि वो झूठे इल्ज़ामात हमेशा लगाते हैं और बाद में बैकआउट कर जाते हैं। आपको याद होगा कि नजम सेठी साहब के मुतालिक उन्होंने कहा था कि 35 पंक्चर लगाए हैं। हाँ। जब उन्होंने डैमेज का दावा किया तो फिर कहा मुझे किसी ब्रिगेडियर ने बताया है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे 10 अरब रुपए की उन्होंने ऑफ़र की है। जब कोर्ट में केस गया तो वो अब आएँ बाएँ शाएँ हो रही है। वो उन्होंने हर मुमकिन तौर पे कौम को इंतशार में फैलाना है। कौम में उनका ये मोटो है, उनका ये मैं समझता हूँ मिशन है कि कौम को हर वक्त किसी न किसी अजियत में मुब्तला रखें, ख्वाह उसके लिए उनको झूठ बोलना पड़े, ख्वाह उनको उसके लिए इल्ज़ामात लगाने पड़े और ख्वाह उनको पाकिस्तान के किसी इदारे के ख़िलाफ़ बातें करनी पड़े। वो ये नहीं सोचते कि वो कौम का नुकसान कर रहे हैं, वो रियासत का नुकसान कर रहे हैं, वो मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। और अब जो कुछ उन्होंने किया है उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर वो किसी के बारे में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर FIR लॉन्च कराना चाहते हैं तो ये कोई बात है? वो कल को कह दें कि बिल क्लिंटन मेरे कत्ल में शामिल था, तो आप उसके खिलाफ FIR दे देंगे। उनको भी थोड़ा सा संजीदा रवैया अपनाना चाहिए। वो पाकिस्तान की एक पार्टी के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वो खैर बदकिस्मती या जैसे भी बन गए थे, जो उनको लेके आए थे वो भी पछता रहे होंगे कि ये हुआ क्या है। ये किस आदमी को उन्होंने मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया है जिसने कौम को तबाही और माशी दलदल में फंसा दिया है। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आपको देखेंगे, आपके वो दिन ब दिन रिट्रीट होते जाएंगे, अपनी बातों से पीछे हटते जाएंगे। आपने देखा कि उन्होंने पहले वो कहते हैं मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूं, अब वो कहते हैं मैं सबसे बात करने के लिए। आर्मी चीफ का कहते हैं ज्यादातर एम्फेसिस ये कि आर्मी चीफ से बातचीत पहले की बात है। अब वो ये पहले ये कह रहे थे कि वो ये जो भी ये वाकयात हुए हैं वो एक हादसा था और लोगों का रिएक्शन था। आज वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश है। वो हर दिन अपना मौक़िफ़ बदलते हैं, अपना जो बात है उससे हट जाते हैं और ये उनकी आदत है। और मैं समझता हूं कि कौम जो है वो ये सब कुछ देख रही है। अच्छा। और आने वाले इंतखाबात में वो यकीनन वो फैसले करेगी जो कौम और मुल्क के मफाद में होगा और झूठे शख्स को इंशाअल्लाह उसके घर तक पहुंचाएगी। आपने इंतखाबात की बात की, दोबारा जब लौट के आऊं मैं पूछूंगा कि उनका ये भी दावा है कि वोट बैंक उनका इंटैक्ट है। कामरान, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके सवाल से क्या टेक है? ये जो राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मुझे बताया गया था, और आपके इल्म में है वो तो हर जगह तकरीर में, जलसों में, यूट्यूब पे जो खिताबात होते हैं, सोशल मीडिया पे, वो बाकायदा नाम लेकर कहते थे। अब वो आपके पास भी खबर आई होगी, GIT के सामने पेश हुए थे, बहुत से क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। इस पे आपकी क्या टेक है, आपकी क्या राय है? वो कह रहे हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है, किसी ने कहा था, नाम अलबत्ता भूल गया हूं जिसने बताया था। जी बिल्कुल, आई थिंक उसके ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फिर ट्वीट भी किया और उसकी तस्दीक भी की जो कल खबरें चल रही थी ज़राए से। इवन कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेश हुए, लोगों ने उनसे सवाल किया, अपने आप को आप जमहूरी लीडर तस्वर करते हैं, सहाफ़ियों ने जब उनसे पूछा तो फिर आप आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप PDM की जमातों से क्यों नहीं मिलते। उन्होंने कहा जी कि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। तो अभी भी शायद उन्होंने सबक नहीं सीखा, अपनी बातों पर वो कायम है। वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही वो बात करेंगे और यही आई थिंक उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो कि 9 मई के वाकयात से पहले, चंद रोज पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया था और उनकी जो मुज़ाकराती टीम है वो PDM के साथ बात कर रही थी। और जो मेरी लोगों से बात हुई वो कहते हैं कि अगर 1-2 अदवार और होते तो शायद अभी तक ब्रेक थ्रू हो चुका होता, एक इलेक्शन की तारीख भी आ जाती। लेकिन ने अपनी मुज़ाकराती टीम को इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशन पुल आउट कर लिया, विड्रॉ कर लिया, जिसके नतीजे में वो जो मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो उन्हें जानते हैं शायद वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जब एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती भी है कि सियासी तरीके से मामलात को हल किया जाए, उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा नहीं उठाना चाहते। फायदा नहीं उठाते। शर्मिला फारूकी साहब, आप पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या कहेंगी? मैम, इस वक्त जो टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गेयर अप कर रही है अपने आप को, चाहे वो जनूबी पंजाब का महाज हो। साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब लाहौर में मौजूद थे और अब बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 17 जून से गालिबन स्वाद से अपनी एक तरह से तकरीर से इलेक्शन कैंपेन भी जो है उसको किक स्टार्ट करेंगे।
फिर कराची की मेयर के इलेक्शन लीड्स अप फॉर ग्रैब्स और मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब जो हैं वो मैदान में हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या आप इस वक्त आपको सूरत नज़र आ रही है? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं चेयरमैन का कहना है कि वोट बैंक उनके साथ एक नई सियासी जमात भी आ गई, इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी। योर टेक ऑन दी सिनेरियो जी। देखिए, मेरा ख्याल है हम एक इलेक्शन मोड की तरफ जा रहे हैं और अच्छा। असेंबली जो है अपने इख्तिताम पे पहुंच रही हैं। अगस्त के अंदर तमाम असेंबली जो है अपनी वो मुद्दत पूरी कर लेंगी। जाहिर बात है बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, अब तो मुख्तलिफ शहरों में और इलाकों में अब मेयर और चेयरमैन आ रहे हैं और इलेक्शन मोड में हम जा रहे हैं। तो उसमें नई जमातें भी बनेंगी, लोग अपनी वफादारियां भी तब्दील करेंगे, मुख्तलिफ जमातों के अंदर शमूलियत भी लेंगे। और तहरीक इंसाफ का तो ये देखें, जो ये इलेक्शन से पहले 2018 से पहले जिस सिनेरियो में थे और जिस हाल में थे उसमें ये वापस पहुंचे। वो एक अजीब ही माहौल था जहां पर रोज विक्टिम गिरती थी और दीगर जमातों से लोग छोड़ के तहरीक इंसाफ के अंदर जा रहे थे। वो मैं पता है क्या सिलेक्शन हुई थी और किस तरीके से हुई थी। नाउ दे हैव गॉन बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। ये इतनी ही जमात है, इतनी ही इनकी ताकत थी। अब देखिए, आज जो उन्होंने बयान दिया है JIC के सामने कि जी मुझे याद नहीं है किसने बताया और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो ये कौन को गुमराह करने वाली बातें थी जो उस वक्त वो करते थे। लोगों पे इल्जाम तराशी करना, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, चाहे वो पाकवाज के लोग हों, चाहे वो अदलिया के लोग हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, किसी को नहीं बख्शा। वो एक बहुत ही तकलीफदेह माहौल था और उसको अपने ख़त्म पजीर पे पहुंचना था, तो वो अब पहुंच गया है। आप समझती हैं इख्तिताम की तरफ जा रहा है ये तमाम सिलसिला? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो 9 मई का में जो वाकयात हुए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा क्या दिन था। जी बिल्कुल। और हमने जिस तरह तोड़ फोड़ की गई, इस तरह से एक कहते हैं ना एक म्यूटनी, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ लोगों को ले जाया गया। वो एक इंतहाई खतरनाक एक तरीकेकार था जी जी। और इंतहाई खौफनाक वो वाकयात थे। आई थिंक कि उन तमाम लोगों को जो उसमें मुलव्वस थे, जो इसके पीछे थे, द परपेट्रेटर्स, द प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। देयर शुड बी अ लेसन फॉर दीस पीपल। पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी जनाब हमारे पुरखों ने, हमारे अबाब और अजदाद ने जी। और कुर्बानी किसका नाम है, जमहूरियत किसका नाम है, शायद ये यूथिया जानते नहीं हैं, ये समझते नहीं हैं। ठीक। पाकिस्तान की एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है जी, अमराना दौर भी रहे हैं, फिर जमहूरियत आई है, फिर बेसाखियों पे चले। वी आर स्टिल अ डेवलपिंग डेमोक्रेसी, जहाँ पर अभी भी हम अब पाकिस्तान बनने के इतने सालों बाद यार देखिए ना कि हम जी। बहुत सारे ऐसे आज भी इलाके हैं जहाँ पर साफ पीने का पानी मुहैया नहीं, बेसिक नेसेसिटीज नहीं। ऐसे मुल्क में जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज अभी हैं और अब आप देखें क्लाइमेट चेंज के हवाले से मजीद इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पर यू कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स। आप ये ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर सकते। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई है, बेरोजगारी अपने रूप पे है, ठीक है, महंगाई अपने रूप पे है, लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गई। ये तमाम हालात मामला जो पहुंचाए हैं PTI ने, ये इख्तिताम पजीर क्यों ना, इस तरह तो नहीं चल सकते थे मामला। ठीक, पॉइंट टेकन जी। जी, अब जो है मैं समझती हूँ माहौल बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक, मैं शेख फैसल सर आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन मोड की बात की शर्मिला फारूकी साहबा ने, आप PMLN से ताल्लुक़ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी राय में इलेक्शन के लिए PMLN तैयार है और आप जब इलेक्शन में जाएंगे तो क्या नैरेटिव होगा? एक तो ये 9 मई का वाक़या है और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स को बहुत देख रहे थे, लेकिन उनको बहुत बड़ा डेंट पड़ा, एक नई जमात बन गई है, उनके जितने लोग निकले थे। आपका जो ये बजट है उसको लेकर जाएंगे, क्या है इस वक्त आपका नैरेटिव क्या होगा? मैं इससे पहले किसी बात का जवाब दूं, मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहता हूं कि कहते हैं कि वोटर अब भी मेरे साथ है। जी, वोट बैंक। वोट बैंक और वोटर मेरे साथ है, वो माजी के बातों में गुम है। आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में देखा होगा कि जो सीट PTI ने छोड़ी थी, उनके वजीर आला ने छोड़ी थी वहाँ के, वहाँ पे वो तीसरे नंबर पे आए हैं। राणा सरदार तनवीर साहब जी, उस सीट पे
पहले नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, 22,000 वोट लिए हैं। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग आई है जिसने 17,000 वोट लिए हैं, और जिसकी सीट थी पीटीआई की उन्होंने 4,000 वोट लिए। तो वो वोट बैंक कहाँ चला गया उनका? तो भाई पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रही है कि इस शख्स ने मुल्क की माशियत को बर्बाद कर दिया है, मुल्क के इदारों को पे इसे हमलावर होता है, पूरी कौम को तकसीम करने की कोशिश की है। ये पता नहीं किस एजेंडे पे है। मैं ये नहीं कहता कि वो किसी गैर मुल्की एजेंडे पे है, लेकिन बहरहाल वो उनका एजेंडा यही है कि मुल्क को तकसीम दर तकसीम किया जाए और कौम को माशी दलदल से बाहर ना निकलने दिया जाए। उसका एक नहीं कई सबूत है। आपको याद होगा कि IMF के प्रोग्राम के लिए उनके वजीर ख़जाना ने अपने दोनों सूबाई वजीर ख़जाना को कहा था कि आप इन राइटिंग दे दें कि हम IMF के प्रोग्राम में वो कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे। ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है? ये तो सर आ गया आपने उस पे। बाकी जो आपके इस बात, आपका नैरेटिव क्या होगा इलेक्शन? मैं ये बता रहा हूँ, हमारा नैरेटिव ये होगा कि आपको मरियम नवाज साहबा की तकरीरें याद होंगी कि उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के जो मंसूबे पाकिस्तान में हैं वो निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडर के सिवा कुछ नहीं है। ख्वाह वो एटॉमिक एनर्जी हो, एटम बम का बनाना हो, ख्वाह वो मोटरवेज हों, ख्वाह बिजली के कारखाने हों, ख्वाह वो मेट्रोज हों, ख्वाह वो LNG के टर्मिनल स्टेशन हों, ख्वाह वो एयरपोर्ट्स हों, कोई भी आप पाकिस्तान का मनसूबा उठा के देख लेंगे तो उस पर मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब की मोहर होगी। हम अपनी कारकर्दगी, साबका कारकर्दगी को लेकर उनके सामने जाएंगे। जो भी कारनामे हैं, जो मुल्क को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और कर्जों की दलदल में फंसाया, और ये जो मौजूदा महंगाई आपको आप समझते हैं पॉलिटिकल कैपिटल को नहीं इंपैक्ट करेगी? जी देखिए, महंगाई जरूर है, लेकिन इसके असबाब क्या है? अगर आपने घर बनाना हो तो उसको बनाने में 1 साल लगता है, और अगर गिराना हो तो आप 20 दिन में उस घर को गिरा सकते हैं। ये मुल्क की माशियत के घर को गिरा के गए हैं और हम इनको बना रहे हैं। हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के मुल्क की रियासत को बचा लिया है, और आप देखेंगे बतदरीज इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कामरान, टुवर्ड्स द एंड आप इमर्जिंग पॉलिटिकल सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी, शर्मिला साहबा की गुफ्तगू सुनी, बहुत प्रोएक्टिव हमें नजर आ रही है। PMLN, आज भी मरियम औरंगजेब साहबा वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जब इलेक्शन का बिगल बजेगा तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वतन वापस आएंगे। तो आप समझते हैं PMLN जो है वो अपना जो पॉलिटिकल फॉर्चून्स है वो टाई अप कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी से? पीपल्स पार्टी प्रोएक्टिव है। अब एक नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान जमात भी आ गई। आपने बहुत सी ऐसी जमातें देखी हैं। PTI अभी भी बहुत से रहनुमा उनके साथ भी खड़े हैं, चेयरमैन PTI के साथ। क्या देख रहे हैं इमर्जिंग सिनेरियो? कौन सा रहनुमा खड़े हैं? आई थिंक जो इमर्जिंग सिनेरियो है इस वक्त, मुझे लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल इलेक्शन मोड में जा चुकी है, वो तैयारी में है। अच्छा, लेकिन जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनमें अभी इनडिसाइसिवनेस है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मेरे ख्याल में जो PMLN, जो उनके अपने डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, जो पार्टी के अंदर लोग हैं, बावजूद इसके कि शेख साहब जो भी दावा कर रहे हैं, लेकिन लोग माजी को, शायद लोगों की शॉर्ट मेमोरी होती है, लोग अभी की परफॉर्मेंस के ऊपर ज़ाहिर है कि जज करते हैं। महंगाई जो एवरेज इस वक्त रेशो है वो 29% है, लोग परेशान हैं। तो मेरे ख्याल में नून लीग इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, वो कैंपेन को लीड करते हैं, तो हो सकता है कि फिर वो बयानिए को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकें। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है कि जाहिर है कि अभी भी नवाज शरीफ जो है उन पर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, उनके अलावा और उन पर जो कन्विक्शन हुई है, तो उसके लिए शायद उनको एक टाइम फ्रेम चाहिए जब जो उनकी ताजात नाअहली है वो अदालतों से उनको रिलीफ मिले, जो मुकदमात हैं, जो सजाएं हैं, उनमें से उनको रिलीफ मिले। तो उसके लिए शायद थोड़ा सा नून लीग, मुझे लगता है कि वो थोड़ा टाइम बाय करना चाहती है ताकि नवाज शरीफ वापस आए और फिर उसमें वो इलेक्शन में एक्टिवली वो हिस्सा ले सकें। और दूसरी जो तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान की आपने बात की, जो जहांगीर तरीन उनको लीड कर रहे हैं, उन पर भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, और अगर उन्होंने भी एक्टिवली हिस्सा लेना है तो जाहिर है कि फिर उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको भी खत्म होना होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी चीजें जो है अनसर्टन है विद इन द PDM भी, शायद इस हवाले से इत्तेफाक राय नहीं है कि इलेक्शन जो है एग्जैक्टली कब होने चाहिए। नहीं, आपको लगता है ये 12 अगस्त को जब टर्म पूरी होगी तो उसमें उसके बाद ऑटोमेटिकली इलेक्शन फेज में हम नहीं चले जाएंगे? या जो बयानात आए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के कि अभी इत्तेफाक से फैसले होंगे, और फिर जरदारी साहब का बयान कि जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन कॉल होगा, तो हाउ डू यू रीड दीज स्टेटमेंट्स? देखें, 12 अगस्त को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि असम्बलियां अपनी जो मुद्दत है कौमी असम्बली पूरी कर रही है। इसी तरह से जो सिंध और बलूचिस्तान, और उसके बाद ऑटोमेटिकली इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन लोग ये भी बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट तो एक ऑलरेडी सेट हो गया है कि पंजाब और KP के अंदर जो इलेक्शंस होने चाहिए थे 90 दिन के अंदर, तो वो नहीं हुए। तो एक बात ये हो रही है कि जिस तरह पंजाब के अंदर जो केयर टेकर सेटअप था जो अभी तक एक्सटेंड हुआ है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी
कि इवन विफाक के अंदर भी कुछ माह के लिए ये जो केयर टेकर सेटअप है वो एक्सटेंड हो जाए। और उसकी रीजन मैंने आपको यही बताई ठीक। कि शायद एक जो पीएमएलएन कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बात करते हैं कि 2017-18 से पहले या 18 के इलेक्शन से पहले जो भी फैसले अदालतों के जरिए या अदरवाइज उनको नुकसान पहुंचाया गया था, वो आई थिंक उनको अनडू करने की जरूरत है और फिर ही वो इलेक्शन में जाएंगे। लास्ट वर्ड शेख साहब, ये क्या कहेंगे जो कामरान साहब का है? आप लोग मैं डिसीजन हो गया या इंडिसाइसिव मूड में है? जी, मैं बसद एहतराम उनसे इख्तलाफ करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाह जमात है जिसने इस वक्त तक तकरीबन 95% उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है। 95%? 95%। मैं आपको पूरे एतमाद से कह रहा हूँ। अच्छा। पंजाब में और साउथ पंजाब में हम इस पर तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। और आप देखा होगा आपने कि अभी कल ही शुजाबाद में मोहतरमा ठीक। मरियम नवाज साहब ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया है, इसी तरह बाग में जलसे में खिताब किया है। तो हम तो पूरी तरह इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और ये मुझे यकीन है कि आइन से बाल बराबर भी इनहराफ नहीं किया जाएगा। आइन में जो मुद्दत दी गई है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। शर्मिला फारूकी साहबा, कामरान यूसुफ साहब, शेख फयाजुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया डीजी मेट में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, आज हमने दो नुकात पे गुफ्तगू की, मुल्की सियासत और दूसरा जो मुल्क की मौसमियात की जो सूरत हाल है, दोनों जो हैं बहुत पेचीदा हैं। हम उम्मीद और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मामलात में आसानियाँ पैदा करे। हमने जो अपना काम करना है, सियासतदानों ने, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ज़रूर अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि पाकिस्तान मुमलत खुदादाद पाकिस्तान इस भंवर से बाहर निकल आए। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की बड़ा टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।